गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको व्यंजन संधि पढ़ाने जा रही हूँ। कल मैंने आपको स्वर संधि पढ़ाई थी। स्वर संधि की जो 5 भेद है उन सबके बारे में मैंने बता दिया था आपको लास्ट वीडियोस में। ठीक है, आज मैं आपको संधि व्यंजन संधि पढ़ाने जा रही हूँ। तो व्यंजन संधि क्या होती है, पहले तो हम उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। क्या होती है व्यंजन संधि? व्यंजन वर्ण के बाद, ठीक है, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। समझ में आया? व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इनके हम नियम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में भेद नहीं होते, इनके नियम चलते हैं। तो नियम के अकॉर्डिंग हम संधि पढ़ेंगे, संधि करेंगे, किस तरह से संधि करनी। तो अब इसमें नियम नंबर 1 है। पहले तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं व्यंजन संधि का कैसे होता है। अब प्लस में तो क्या हो जाएगा वो अम में। ऐसे ही दिक प्लस दर्शन तो दिग्दर्शन। अभी किस तरह से चेंज हुआ उसके लिए हम क्या करेंगे, नियम पढ़ेंगे। नियमों को हमको याद रखना है, नियम को समझना है। उन नियमों को समझने के बाद ही हम ये संधि करना समझ जाएंगे। तो सबसे पहला नियम क्या है? प्रत्येक वर्ग मतलब आपने जो कक्का पढ़ा है उसमें प्रत्येक वर्ग होते हैं। जैसे क वर्ग है, छ वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। समझ में आया? वर्ग तो क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के पहले वर्ण, इनका सबका क्या है? पहला वर्ण। मतलब इनमें से कोई सा भी वर्ग आ जाता है और इन वर्ग का पहला वर्ण आ जाता है। पहला वर्ण क्या है? क वर्ग का क, छ वर्ग का छ, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त और प वर्ग का प वर्ण है। पहला वर्ण तो यही है ना? तो पहले वर्ण के उपरांत मतलब बाद में कोई स्वर आए, मतलब या तो कोई स्वर आए या क्या आ सकता है, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण। तीसरा चौथा वर्ण मतलब किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण। तीसरा क्या है? ग घ। समझ में आएगा? जैसे क वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण क्या है? ग और घ। ठीक है, च का कौन सा है? ज झ और ट का कौन सा? ड ढ है और त का द ध और प का ब भ। ठीक है, ये तीसरा चौथा वर्ण आए तो मतलब इनमें से कोई सा भी आ सकता है। अगर पहले वर्ग प्रत्येक वर्ग मतलब इन वर्ग में से इसका पहला वर्ण आए, पहले वर्ण के उपरांत मतलब बाद में अगर कोई स्वर आता है या तो स्वर आएगा या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आएगा, तो पहले वर्ण के स्थान पर क्या करेंगे हम? जो पहला वर्ण आ रहा है उसके स्थान पर उसी वर्ग का मतलब क वर्ग का पहला वर्ण क आ रहा है तो क वर्ग का ही हम क्या करेंगे? तीसरा वर्ण बदल देंगे, उसका तीसरा वर्ण हो जाएगा। समझ में आया? अगर क वर्ग का पहला वर्ण क आ रहा है और उसके बाद कोई भी स्वर आए या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए, समझ में आ रहा है? क वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए तो हम क्या करेंगे? इस क के स्थान पर इसी क वर्ग का तीसरा वर्ण बदल देंगे। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे इसमें मैंने बताया है आए तो क्या करेंगे? पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अर्थात ग आ रहा है तो क के स्थान पर ग हो जाएगा, च आ रहा है तो च के स्थान पर ज हो जाएगा, ट आ रहा है तो ट के स्थान पर ढ हो जाएगा और त आ रहा है तो त के स्थान पर द और प आ रहा है तो प के स्थान पर ब हो जाता है। समझ में आया ये नियम? जैसे एग्जांपल सुप प्लस अंत। देखिए पहले पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? प। प व्यंजन आ रहा है, पहला वर्ण आ रहा है प वर्ग का और इस प वर्ग के बाद दूसरे पद में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, ए स्वर आ रहा है। तो नियम क्या बताया था मैंने कि अगर प्रत्येक वर्ग का पहले वर्ण के उपरांत यदि कोई स्वर आता है या किसी भी वर्ग का या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है तो पहले वर्ण के स्थान पर हम उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ प आ रहा है उसके बाद स्वर आ रहा है तो इस प को हम किस में बदलेंगे? इस प वर्ग के ही तीसरे वर्ण में बदलेंगे। तो तीसरा वर्ण क्या आ रहा है? प का क्या आ रहा है? ब। समझ में आ गया? यहाँ प हलंत में ध्यान रखना, बिना स्वर के सभी व्यंजन आधे रहते हैं, अधूरे होते हैं, तो वहाँ हलंत लगाया जाता है। हलंत का मतलब क्या होता है? वह व्यंजन आधा है। तो प के नीचे हलंत लगा हुआ, इसका मीन्स क्या है? ये प आधा है और प में
पुष्पवंत। समझ में आया यहाँ तक? ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दिक् प्लस दर्शन, यहाँ पर दूसरे पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? कै आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है? कौन सा व्यंजन आ रहा है? तीसरा व्यंजन आ रहा है ना, किसी भी वर्ग का तीसरा व्यंजन आ रहा है। तो हमें क्या करना है? इस तरफ जो व्यंजन आया, पहला वर्ण जो आया, तो इस पहले वर्ण के स्थान पर हम क्या करेंगे? इस पहले वर्ण का ही इसी वर्ग का तीसरा कर देंगे। तो इस कै का तीसरा, कै वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ग है। समझ में आ रहा है ना? तो इस कै को हम क्या कर देंगे? गै में बदल देंगे। और यहाँ आधा क्यों आया? क्योंकि कै यहाँ पर हलंत है। समझ में आया? और इधर कोई स्वर नहीं आया। अगर स्वर आता है तब तो हम उसमें क्या करते? गै में उस स्वर की मात्रा लगा देते, लेकिन यहाँ स्वर नहीं आया, यहाँ पर तीसरा व्यंजन है। तो ये शब्द दर्शन एज इट इज भी बना हुआ रहेगा, ऐसे का ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा। समझ में आएगा? सिर्फ हमने क्या चेंज किया? इस कै को इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज किया है। समझ में आ गया ये नियम? पहला नियम क्या था? वापस से बता देती हूँ ये नियम आपको अच्छे से पढ़कर। प्रत्येक वर्ग का, मतलब कोई सा भी वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग का, जैसे कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पै वर्ग के पहले वर्ण, अगर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आता है और उस पहले वर्ण के उपरांत कोई स्वर आता है या स्वर के अतिरिक्त स्वर नहीं आता, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है, तो उस पहले वर्ण के स्थान पर हम उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बदल देंगे। ठीक है? समझ में आ गया? जैसे अर्थात क्या करोगे? कै के, अगर कै आ रहा है, पहले पद का अंतिम वर्ण कै आ रहा है, तो कै के स्थान पर तो क्या करेंगे? हम ग करेंगे। समझ में आ गया? अगर उसके बाद दूसरे पद में अगर दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर आ रहा है, तब तो हम उस स्वर को इसमें ऐड कर देंगे, उसकी मात्रा जुड़ जाएगी। और स्वर नहीं आकर तीसरा चौथा व्यंजन आता है तो वो हलंत में ही रहता है। ये ध्यान रखना। ये सब क्या है? व्यंजन हलंत में है। बिना स्वर के सब व्यंजन क्या है? हलंत में है। तो कै के स्थान पर ग, चे के स्थान पर जय, टे के स्थान पर ड, और तै के स्थान पर द, और पै के स्थान पर बै हो जाता है। ठीक है? समझ में आ गया ये नियम? पहला नियम आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा नियम। व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या है वो बताऊंगी अब मैं आपको। चलिए अब हम पढ़ते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? किसी वर्ग के प्रथम या तृतीय वर्ण, मतलब पहला और तीसरा वर्ण अगर आता है, तो तीसरे वर्ण के बाद, पहला या तीसरे वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण, मतलब पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण, कौन कौन से होते हैं पांचवा वर्ण? पता है ना आपको? पांचवा वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर, मतलब पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। मतलब जो वर्ण आ रहा है उसी वर्ग का उसका पांचवा वर्ण हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप, वाह प्लस मैं, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? कै आ रहा है। मतलब किसी भी वर्ग का पहला या तीसरा वर्ण आ सकता है, या तो पहला या तीसरा वर्ण आएगा। ठीक है? तो पहला वर्ण आ रहा है ना वर्ग का, और इसके बाद क्या आ रहा है? पांचवा वर्ण आ रहा है। किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। ये वर्ग मैं पांचवा वर्ण है, पै वर्ग का पांचवा वर्ण है नहीं। तो पहले वर्ण के बाद, पहले तीसरे वर्ण के बाद अगर किसी अनुनासिक वर्ण या पांचवा वर्ण आता है, तो इस कै वर्ग का क्या हो जाएगा? इसी कै वर्ग का ही पांचवा, तो कै वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है? न होता है। तो ये कै किसमें बदल जाएगा? इसी कै वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो क्या बन गया? ये वाम में। समझ में आ गया? मतलब यहाँ कै आया तो कै वर्ग का पांचवा क्या होगा? न होगा, तो वो उसमें बदल जाएगा। ठीक? फिर सेकंड एग्जांपल, षट प्लस मास। यहाँ कौन सा आ रहा है? टे वर्ग आ रहा है। टे आ रहा है, टे वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है, तो टे के स्थान पर टे वर्ग का ही क्या हो जाएगा? यहाँ पर पांचवा वर्ण हो जाएगा। समझ में आ गया? तो क्या बन गया ये? षण्मास। तीसरा, उत प्लस नयन। अब ये टे वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है, टे आ रहा है, तो टे का पांचवा वर्ण क्या होगा? न होगा। यहाँ टे हलंत में है, इसलिए न यहाँ पर आधा आया है। समझ में आ गया? यहाँ सभी में आधे ही नहीं है, देखो हलंत
कोई अनुनासिक वर्ण मतलब पांचवा वर्ण आ रहा है, नया आ रहा है पांचवा वर्ण, ठीक है, किसी भी वर्ग का आ सकता है। तो पहले पद का जो ये अंतिम वर्ण आ रहा है, पहला वर्ण या तीसरा वर्ण आ रहा है, इस तीसरे वर्ण का क्या हो जाएगा, इस तय वर्ग का ही पांचवा वर्ण हो जाएगा। मतलब इसी वर्ग की लाइन में पांचवा वर्ण क्या आ रहा है, नया आ रहा है, तो ये नया हो जाएगा। समझ में आएगा, ये हलंत में है इसलिए यहाँ पर नया क्या आया, आधा आया है, और ये नाम एडजेक्टिव है। समझ में आएगा ये नियम, वापस से बता रहे हैं, ध्यान से सुनना समझना। किसी भी वर्ग का पहला या तीसरा वर्ण आए और इसके बाद में कोई भी अनुनासिक वर्ण मतलब पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का मतलब जो वर्ण आ रहा है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। समझ में आ गया, मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण जो आ रहा है, पहला आ रहा है, ये तीसरा आ रहा है, तो उसी वर्ग का जो वर्ण आ रहा है उसी वर्ग का वहां पर क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में क्या है, तय के उपरांत मतलब तय के बाद में यदि कोई स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है, वर्ग का तीसरा चौथा क्या, वर्ग का तीसरा चौथा क्या है, दर्द है, चय का क्या है, जैज है, और तय का तीसरा चौथा वर्ण क्या है, दर्द है, ठीक है। और इसी तरह से तय के बाद अगर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है या इनके अलावा यह र व ये आ जाते हैं तो तय के स्थान पर क्या होगा, दय हो जाएगा। मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण क्या रहेगा, अगर तय आता है और तय के बाद कोई भी किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या य र व आ जाए तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल सत प्लस आनंद, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, तय आ रहा है, ठीक है, इसके बाद कोई स्वर आ रहा है यहाँ पर, तो ठीक है, तो तय का तो हम क्या करेंगे, द कर देंगे, और यहाँ जो स्वर आ रहा है उसके हम क्या करेंगे, मात्रा लगा देंगे द पे, तो द पे आ की मात्रा बचा क्या, नंद, तो क्या बन गया ये, सदानंद, ठीक है। और अगर स्वर नहीं आकर क्या आ जाए, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या तो क्या होगा, सत प्लस धर्म, तो तय का तो क्या करना है, दय करना है, या तय हलंत में है तो यहाँ तय भी क्या होगा, हलंत में ही आएगा, बाकी दूसरा वर्ण एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो क्या बन गया ये, सद्धर्म। इसी तरह से तीसरा तत्व प्लस रूप, क्या करना है, तय का हमें दय बनाना है और ये क्या लिखा हुआ है, रूप, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, रह की मात्रा जाती है, आपको मैंने रह की मात्राएं बताई है, वर्ण विचार जो मैंने पढ़ाया था टॉपिक, जो वीडियो मैंने बनाया था शायद आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मैंने रह की कई मात्राएं बताई थी। तो ये रह की मात्रा इस तरह से लगती है और ये ऊ स्वर इसने छोड़ दिया तो क्या बन गया ये, तद्रूप, ठीक है। ये इस तरह से इसकी एग्जाम्पल है। ये व्यंजन संधि के 3 नियम मैं बता चुकी हूँ, मुझे लगता है सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, तो ओके, धन्यवाद, बाय बाय।